सबसे पहले मेरे को ये बताओ, तुम में से कितने लोग हैं जिनकी ग्रामर वीक है? चलो निकलो तुम लोग तो, अभी ऐसे तुम्हारे बस का नहीं है। मजाक कर रहा हूँ यार। बैंक एग्जाम में ग्रामर का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी ग्रामर वीक है तो मैं बैंक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद बताऊं, मेरी ग्रामर हद से ज्यादा वीक है। मेरी मम्मी की ग्रामर बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी मुझे कई बार करेक्ट करती है कि भाई करेक्ट ग्रामर ये है। और कुछ ग्रामर नाजीज तो मुझे कॉमेंट्स में भी करेक्ट करते रहते हैं कि ये नहीं होना था, ये होना था, वो नहीं होना था, ये होना था। लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश के सेक्शन में बैंकिंग एग्जाम्स में मेरे 30 में से 30 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, मतलब 25 में से कम तो बहुत ही कम आते थे। और मेंस के एग्जाम में भी आप लगा लो ऑलमोस्ट 70-80% नंबर मेरे आते थे इंग्लिश के एग्जाम में। तो यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती थी इंग्लिश क्लियर करने की। और ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। कोई ज्यादा फैंसी ग्रामर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम बिल्कुल हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े लिखे हो या किसी दूसरे मीडियम से पढ़े लिखे हो, तो मैं कहूंगा बेसिक बेसिक ग्रामर पढ़ सकते हो कि बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, एकदम विस्तार में आने की जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करो, 8th 9th की बुक उठाओ, उसमें जो ग्रामर दे रखी होगी, या फिर आप एक कोई यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें देखो कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और बेसिक्स देख लो एक बार। ठीक है, बेसिक्स समझ लो, इतना ही करना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको उतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या है ना, आपको पहले ही सेंटेंस फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत हिसाब किताब मालूम रहता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बैंकिंग एग्जाम के लिए? बैंकिंग एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वोकेबलरी और आपकी रीडिंग। क्योंकि आपका बैंकिंग एग्जाम पूरा का पूरा रीडिंग बेस्ड आता है, वोकेबलरी बेस्ड आता है। आपको टफ टफ वर्ड्स पूछे जाएंगे, उनके मीनिंग पूछे जाएंगे। टफ टफ आपके पास एरर डिटेक्शन आएंगे। अब वो एरर डिटेक्शन आप ग्रामर के उससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन बताएंगे, सेंटेंस एक्चुअली होते किस तरीके से हैं, तो भी आप कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको आज ही से क्या करना है कि अगले वाले 5-10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाए। सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है आपको। जो मॉक टेस्ट आप देते हो, इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी देते रहो। सेपरेटली कोई इंग्लिश की कोई बुक, प्रैक्टिस वर्क बुक खरीद लो और उससे करते रहो, या फिर आप कोई पीडीएफ से भी कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे। दूसरी चीज जो होती है इंग्लिश के लिए, वो है आपको रीडिंग करनी है। अब रीडिंग में आप क्या कर सकते हो? देखो, अगर आप डायरेक्ट एडिटोरियल पढ़ने जाओगे तो वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, और उससे हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ, बोलो यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। अब वहीं अगर आप इंग्लिश की कोई छोटी स्कूल की स्टोरी बुक उठा लोगे, तो उसमें आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, और उतना इजी आएगा भी नहीं। वो आपको धोखे में रखने वाली बात हो गई। तो ना आपको यहाँ रहना है, ना आपको यहाँ रहना है। आपको ये यहाँ पे आना है, मिडिल ग्राउंड में आना है। मिडिल ग्राउंड आपको कैसे मिलेगा? आप अपने पसंद की कोई भी नॉवल पढ़ सकते हो जो आपने पहले से पढ़ी ना हो। ठीक है, अगर मैं रिकमेंड करूं तो आप ये वाली नॉवल पढ़ सकते हो, द एटॉमिक हैबिट्स। मैंने रिसेंटली ही ये बुक पढ़ी है, मुझे काफी अच्छी लगी है। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। ये अंग्रेज मुझे पेड प्रमोशन क्यों ही देगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे रखा, चाहिए तो आप ये वाली बुक पढ़ सकते हो, बढ़िया बुक है। इसमें क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स की इन्फॉर्म वो बताई गई है कि जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है उससे कैसे लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो यही चीज आपको भी करनी है अपने प्रिपरेशन के दौरान, अपने करियर के दौरान। छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करनी है, जिससे कि आपका करियर एक बढ़िया लेवल पे पहुंच सके। तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा रीड करने के लिए। अब बुक तो आपने रीड कर ली, इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको इसमें डेली पढ़ने हैं 10 से 15 पेज। और आप डेली का टारगेट रखोगे मुझे 1 घंटा रीड करना है, और 1 घंटे में आप 15 पेज पढ़ने का या 20 पेज पढ़ने का ट्राई करो। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 4-5 पेज ही पढ़ पाओ। और पढ़ना ऐसे है कि आपको 100% समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ तो लिया कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप जब पढ़ रहे हो सीरियसली पढ़ना है। वो पढ़ के आपको पूरा समझ में आना चाहिए। आपने एक पेज पढ़ा, उसका पूरा सार आपको मालूम होना चाहिए कि इस पेज का एग्जैक्टली सार ये है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे लेकिन हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं बीच बीच में, उसको मतलब कैसे पता चलेगा? तो बगल में डिक्शनरी खोल के बैठो। एक मोबाइल है तुम्हारे पास, सुपर पावर। आजकल मोबाइल में क्या कुछ नहीं हो जाता। मोबाइल में डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड करके रखो। ऐप डाउनलोड नहीं करना तो गूगल में डायरेक्ट मिल जाता है। मेरे पास जब एंड्रॉइड फोन था तो मैंने उसमें डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड करके रखा था। अब फिलहाल आईफोन है तो अब तो इसमें कुछ खास डिक्शनरी का ऐप है नहीं, इसमें बस मैं ऑनलाइन ही देख लेता हूँ। अब तो चैट जीपीटी है, आप उसके मीनिंग देखो, हर चीज देखो। और क्या क्या देख सकते हो आप? उसमें वर्ड्स भी देख सकते हो। आप उसको लिखो कि मेरे को इस वर्ड का मतलब बताओ, और मेरे को 4-5 सेंटेंसेस दो। चैट जीपीटी पे ये लिखो कि give me the meaning of this word and make 4-5 sentences with different meanings that will explain me every meaning of this word। इस तरीके से लिख के आप टाइप करो प्रॉम्प्ट, तो आपको क्या होगा कि सारे के सारे उसके आंसर्स मिल जाएंगे। और जो भी उसमें फिर आप क्या करोगे, उस वर्ड को एक अपनी नोटबुक बना लो, अलग से एक नोटबुक बना के रख लो इंग्लिश के वर्ड्स लिखने के लिए, वोकैबुलरी के लिए। और उसके बाद उन वर्ड्स का आप पहले तो चैट जीपीटी पे देखो, उनके सेंटेंसेस देखो, और फिर खुद से सेंटेंसेस देखो, हिंदी में मीनिंग लिख के रखो कि हिंदी में इसका मतलब ये होता है। इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी वाइड होगी। और हफ्ते में एक बार आपने जितने वर्ड्स लिखे हैं उनको रिवीजन करते हुए चलो। ये सिंपल सा चीज करना है आपको, अपनी वोकैबुलरी
और रीडिंग दोनों को तेज करने के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिस ही है जो आपको करनी है। और अगर आप और भी जानना चाहते हो कि इंग्लिश आपको और बढ़िया कैसे करनी है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है पूरी इंग्लिश के ऊपर, जिसमें 4-5 वीडियोस है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर यहाँ पे आ रही होगी, देख लो।